सो हेलो स्टूडेंट्स, तो क्या आपने कभी जाना है कि जो कपड़ों को इस्त्री करने वाली जो मशीन होती है इलेक्ट्रिक प्रेसिंग आयरन, वो किस प्रिंसिपल पे काम करती है? या फिर जो पीली बल्ब जो आप हमेशा कहते रहते हो जिसे हम इनकैंडिसेंट बल्ब भी कहते हैं, वो किस प्रिंसिपल पे काम करती है? या ठंडी के दिनों में जो इलेक्ट्रिक हीटर का इस्तेमाल करते हो रूम को गर्म रखने के लिए, वो किस प्रिंसिपल पे काम करती है? तो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम समझेंगे इसके प्रिंसिपल्स, किस सिद्धांत पे ये काम करती है, हम करेंगे इसके डिराइवेशन, फॉर्मूले को जानेंगे और वी will solve some numericals on them. So let's begin. Welcome back to Heron's classes. I'm your physics teacher. Let's learn with me. सो स्टूडेंट्स, ये हमारा बेसिक सा सर्किट, सिंपल सा सर्किट जिसमें मैंने एक बैटरी लगा दी है जिसका काम क्या होगा, वोल्टेज देना, और यहाँ पे एक रजिस्टर लगा दिया है। अब रजिस्टर देखो कुछ भी हो सकता है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट रजिस्टर कहलाती है। जैसे कि कोई बल्ब हो सकता है, कोई फ्रिज हो सकती है, आपकी एसी हो सकती है, कुछ भी। यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, यहाँ पे या तो मैं प्रेसिंग आयरन लूँगा, या फिर मैं एक पीली वाली बल्ब लूँगा, या फिर कोई इलेक्ट्रिक हीटर लूँगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों ही ज़्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा। अब यहाँ पे मेरा एक स्वार्थ है, सेल्फिशनेस है छिपा हुआ। ये तीनों ज़्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे, मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को तकलीफ देंगे फ्लो करने में। और जब इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा तकलीफ होगी फ्लो करने में, तो कौन सहारा बनेगा इनका? इनका सहारा बनेगा बैटरी। ये क्या करेगी? इनको हिम्मत देगी कि तुम आगे बढ़ो। कैसे? वोल्टेज प्रोवाइड करके। तो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस, मुझे उतना ही ज़्यादा वोल्टेज देने की ज़रूरत है, यहाँ पे पड़ जाएगी, ज़्यादा हिम्मत देने की जरूरत पड़ जाएगी। तो मैं यहाँ पे वोल्टेज के बारे में जाना हूँ क्या? वोल्टेज का मतलब काम करना, वर्क करना। वर्क मतलब एनर्जी देना। वर्क मतलब और क्या कह सकते हैं? एनर्जी देना। किस पे? चार्ज पे खर्च करना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास क्या है? चार्ज है। तो इसका मतलब हो गया वोल्टेज इज नथिंग बट वर्क डन अपॉन चार्ज और एनर्जी अपॉन चार्ज। एनर्जी जो आपने खर्च की, यही एनर्जी जो होगी वही ना कन्वर्ट होकर दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में बदलेगी। जैसे प्रेसिंग आयरन का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? कपड़ों को इस्त्री करने के लिए। तो हीट पैदा होता है तभी तो कपड़ों को इस्त्री कर पाते हैं। तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में बदल रही है। अब अगर एक बल्ब की बात करें, इनकैंडेसेंट जो कि ये होती है ऐसे, तो देखो ये जो होता है ये क्या कहलाता है? टंगस्टन कहलाता है। टंगस्टन, इसके फिलामेंट को मैं बोल रहा हूँ। ये जितना गर्म होता है उतना ही ज़्यादा ग्लो करता है। तो बेसिकली ये किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है? हीटिंग इफेक्ट पे। तो इसका हीटिंग इफेक्ट कैसे होगा? जितना ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगा उतना ज़्यादा ये हीट होगा, राइट? तो यहाँ पे जितना ज़्यादा एनर्जी बनेगा, जितना ज़्यादा एनर्जी हम देंगे उतना ही ज़्यादा ये क्या करेगा? ग्लो करेगा। सो दिस इज व्हाट इज एनर्जी। ये क्या है? एनर्जी है। अब यहाँ से देखो, इसी फॉर्मूला को हम थोड़ा सा बेंड करेंगे। देखो कैसे बेंड करते हैं। V इक्वल क्या होता है? ओम्स लॉ के अनुसार IR होता है इक्वल W बाई Q। क्या होता है? देखो I इक्वल्स Q बाई T सबने जाना था, तो Q इक्वल क्या हो जाएगा? Q इक्वल IT हो जानी है। IT लिख लो, IT। अब W को इधर ही छोड़ दो, अब IT को इधर खींच लो, IR इंटू IT। देखो तो I दो बार दिख रहे हैं आपको, तो I स्क्वायर हो जानी है। R एक बार दिख रहा है तो R होगा, और T एक ही बार है। सो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर वर्क, I स्क्वायर RT। अब मैंने क्या कहा था? वर्क इज नथिंग बट एनर्जी। और जब एनर्जी है तो एनर्जी तो किसी भी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो रही है। इन मशीन्स में, इन इक्विपमेंट्स में हम क्या देख रहे हैं कि ये एनर्जी कुछ और नहीं बल्कि हीट एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो रही है। तो जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप दोगे, जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस सर्किट में होगी वही ना हीट एनर्जी में बदल रही है। तो जो आप एनर्जी कैलकुलेट करके रखे होगे वही आपकी हीट एनर्जी भी होगी। देखो तो आपने कितना एनर्जी कैलकुलेट किया? I स्क्वायर RT। तो यही हीट एनर्जी भी होने वाली है, I स्क्वायर RT। समझ में आया सबको कैसे हीट एनर्जी मैंने निकाला? क्या हो गया फॉर्मूला हीट एनर्जी का? I स्क्वायर RT। क्योंकि अगर 12 जूल इस सर्किट में होगा ना, तो 12 जूल ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी 12 जूल हीट एनर्जी में चेंज हो जाएगा। अभी हम एरर के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि कोई भी मशीन 100% एफिशिएंट नहीं होती है। इसलिए क्या होता है कि अगर 12 जूल की इलेक्ट्रिकल एनर्जी है तो हो सकता है 11.94 जूल ऑफ हीट एनर्जी बनेगी, बाकी 6 जूल इंटरनल हीट में रह जाए। इस वायर के इंटरनल हीट में रह जाए, जो कि कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक है, हायर स्टडीज़ में आप पढ़ेंगे। पर अभी के लिए मैंने क्या देखा कि हीट एनर्जी इक्वल I स्क्वायर RT। अब कई सारे इसमें लॉजिक हैं कि हीट, देखो यहाँ से क्या आप समझ सकते हो कि हीट करंट पे डिपेंड कर रहा है, हीट रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, और हीट टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तीनों पे प्रोपोर्शनली कर रहा है। कहने का मतलब, अगर इस सर्किट में तुमने करंट बढ़ा दिया, जैसे कि मान ले जाए करंट पहले 2 एम्पियर था, करंट तुमने 2 एम्पियर था, 2 एम्पियर रखा हुआ था,
और रेजिस्टेंस कुछ रखा होता, टाइम कुछ रखा होता, सबको मत बदलो, रेजिस्टेंस और टाइम को स्थिर रहने दो, सिर्फ करंट को बदलना। करंट को अब कर दो 4 एम्पियर। मान लीजिए 2 एम्पियर पे करंट जो हीट एनर्जी थी वो 2 जूल बन रही थी, 2 एम्पियर पे 2 जूल बन रही थी। पर जैसे ही तुम 4 एम्पियर कर दोगे ना करंट, तो देखो तुमने कितना से बढ़ाया, 2 एम्पियर से तुमने बढ़ा दिया। और यहाँ पे क्या है, आई स्क्वायर है, तो इस 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा। कहने का मतलब कि हीट एनर्जी कितने से बढ़ जाएगी, 4 से बढ़ जाएगी। अब ये कितनी हो जाएगी, 6 जूल हो जाएगी। सोचो कि वहाँ पे करंट 2 एम्पियर से बढ़ता है पर हीट एनर्जी 4 जूल से बढ़ जाती है। जूल किसकी ऐसा यूनिट होती है, हीट एनर्जी की या फिर किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी के। तो अगर यहाँ 2 एम्पियर बढ़ाओगे तो यहाँ 4 जूल से बढ़ जाएगा। अगर वहाँ 3 एम्पियर से बढ़ाते तो यहाँ 9, 3 का स्क्वायर 9 जूल से बढ़ जाता। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि करंट थोड़ा सा भी बढ़ेगा ना तो हीट एनर्जी एग्रेसिवली बढ़ जाएगी, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएगी। तो एक ये फैक्टर हो गया करंट। दूसरा है रेजिस्टेंस। मैंने यहाँ पे साफ आपको बताया कि अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है तो ज़्यादा वोल्टेज देने की आवश्यकता पड़ती है, और ज़्यादा वोल्टेज देने का मतलब ज़्यादा काम करना उस चार्ज पे, उस चार्ज पे ज़्यादा काम करना। व्हाट इज़ वर्क, वर्क इज़ नथिंग बट एनर्जी, एंड व्हाट इज़ एनर्जी, एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हीट एनर्जी। तो कहने का मतलब हम हीट एनर्जी बढ़ा रहे हैं, राइट। तो अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होगी, तो उसके खिलाफ लड़ने वाली वोल्टेज भी ज़्यादा होगी और उससे हीट एनर्जी भी ज़्यादा बनेगा। तो रेजिस्टेंस से कैसे हीट एनर्जी ज़्यादा होता है ये आपने समझ लिया। टाइम क्या है, किसी भी इक्विपमेंट को आप अगर लंबे समय तक के लिए इस्तेमाल करोगे, जैसे प्रेसिंग आयरन भी, जो पुरानी वाली प्रेसिंग आयरन आती थी, अगर तुमने उसे लंबे समय तक छोड़ दिया ना तो ज़्यादा गर्म हो जाती थी, ऐसा लगता था जैसे कपड़े जल जाएंगे। अब तो ऑटोमेटिक आ गई कि ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती है वो। लेकिन अगर तुम ज़्यादा देर के लिए छोड़ दोगे ऐसे मशीन्स को, प्रेसिंग आयरन को या फिर इलेक्ट्रिक हीटर को, जो पुरानी वाली होती थी, उसमें वो ज़्यादा हीट हो जाती थी। तो यहाँ पे टाइम भी एक फैक्टर है। जैसे कि गर्मी के दिनों में जो लोडिंग होता है वायर में, जब वो हीट हो जाती है तो गल के गिर जाती है। क्यों? क्योंकि उसका इस्तेमाल ज़्यादा समय के लिए होता है, जिसके कारण वो हीट होके गिर जाती है। सो ये 3 फैक्टर्स हो गए आपके हीट एनर्जी पे। अब हम थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो इस प्रॉब्लम को देखो, सबसे पहले प्रॉब्लम को करने के लिए हम क्या करते हैं, डेटा उतारते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है, फाइंड आउट द हीट एनर्जी। सीधे लिखो हीट एनर्जी क्या होगा, नहीं पता, ओके। इफ 20 एम्पियर, नहीं लगाएंगे, इफ 20 एम्पियर, कहने का मतलब करंट दे दिया गया है, करंट कितना है, 20 एम्प है, ओके। आगे बढ़ते हैं। 20 एम्पियर ऑफ करंट ट्रेवल्स अक्रॉस अ रजिस्टर, एक रजिस्टर के थ्रू ये पास करती है इतनी करंट फॉर 2 सेकेंड्स। टाइम भी नोट कर लो, टाइम 2 सेकेंड है, ओके। एंड द सर्किट हैज अ पोटेंशियल डिफरेंस, देखो पोटेंशियल डिफरेंस कहने का मतलब वोल्टेज, वोल्टेज कितना है, 10 वोल्ट है। मैं सीधे फॉर्मूला लगा दूंगा हीट एनर्जी का। हीट एनर्जी का फॉर्मूला अभी हमने क्या जाना था, आई स्क्वायर आर टी। चलो पुट करते हैं, आई 20 होगी, चलो मैंने पुट भी कर दिया, 20 का स्क्वायर। रेजिस्टेंस, ये क्या, रेजिस्टेंस तो है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है, कोई बात नहीं, रेजिस्टेंस को ऐसा ही छोड़ देते हैं। टाइम आते हैं, टाइम कितना है, 2 सेकेंड है, 2 लगा दो यहाँ पे। अब जब तक रेजिस्टेंस नहीं निकलेगी तब तक तो हीट एनर्जी नहीं निकलेगी। रेजिस्टेंस कैसे निकाले, तो एक बहुत ही फेमस सा फॉर्मूला है जिसको हम कहते हैं ओम्स लॉ, V = IR। अब देखो तो वोल्टेज नहीं दी गई है क्या, 10 वोल्ट है, लगाओ यहाँ पे। करंट नहीं दी गई है क्या, हाँ करंट भी 20 एम्पियर है, लगाओ। क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है। रेजिस्टेंस इक्वल क्या हो जाएगा, ये 20 इधर आएगी, 10/20 होगा, कितना आया वैल्यू, 1/2I, मतलब कि इतना ओम है रेजिस्टेंस, लिख सकते हो 1/2 ओम। अब यहाँ पे लगा दो, 20 का स्क्वायर कितना होगा, 400। रेजिस्टेंस क्या निकल के आई, 1/2। कितने समय के लिए यूज किया गया, 2 कटेंगे, कितना आंसर आएगा, 400। यूनिट क्या देंगे, जूल देंगे। कुछ और कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। इस फॉर्मूला को क्यों ना ऐसा कुछ कर दें ताकि सिर्फ V, I और T दिखे। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे क्या थे लिखा हुआ है, H = I² RT लिखा हुआ है। अब एक काम करिए, हम यहाँ पे क्या दे नहीं देखना चाहते, हम R को गायब करना चाहते हैं क्योंकि हमारे पास R नहीं है। तो देखो ओम्स लॉ के अनुसार V = क्या होता है, IR होता है। R को गायब करना मतलब कि R के लिए एक एक्सप्रेशन लाना, तो क्या हो जाएगा, V/I हो जाएगा, R = V/I। चलो I² लिखो और R के जगह पे क्या लिखो, V/I लिखो, और इधर क्या लिखोगे, T लिखोगे। देखो यहाँ I², यहाँ सिर्फ I है, तो एक स्क्वायर तो कट जानी है इससे। क्या यहाँ पे क्या बचा, I × V × T
टी, ऐसे बचा। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, V पहले लिख दो, I फिर बाद में लिख दो, फिर T ऐसे लिख दो। अब ACB लिखो या ABC लिखो, क्या फ़र्क पड़ता है? कहने का मतलब हीट का एक और फॉर्मूला आ गया VIT, याद भी रहेगा, एक कॉलेज के नाम पे है, वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, H = VIT। तो हम सीधे इस पर भी पुट करते तो बन जाती ना। वोल्टेज कितनी है देख लो 10, करंट कितनी है देख लो 20, समय कितना है देख लो 2, रेजिस्टेंस की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो 20 हैं 200, 200 तो नहीं 400, यूनिट क्या होगा जूल होगा, ऐसा यूनिट कितना आया, यहाँ से भी 400 जूल आया। तो मैं VIT से भी कर सकता था। अब हीट के ऐसे तो कई डेरिवेशन से फॉर्मूले नए नए निकल आएंगे, हो सकता है तुम वोल्टेज को हटा दो, अगर तुम वोल्टेज को हटाओगे तो देखो वो कैसे हो जाएगा, इसको इरेज कर देते हैं। H = I² RT है यहाँ पे। अब यहाँ पे I गायब कर देते हैं, ऐसा कर सकते हैं, कैसे गायब कर पाएंगे, ओम्स लॉ लगाएंगे। देखो I को गायब करने के लिए क्या हो जाएगा, I के लिए V/R हो जाएगा। चलो V/R पुट करते हैं, I के जगह पे अगर V/R पुट करोगे तो इसका भी तो होल स्क्वायर होगा और इंटू R इंटू T हो जाएगा। अब H = V² है तो ये भी होगा R² इंटू R इंटू T हो जाएगा। R और एक स्क्वायर ये कटेगा तो H = V² RT, ये एक नया इक्वेशन बन जाएगा। तो आज आपने जाना कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, कौन कौन से पोटेंशियल इक्विपमेंट्स हैं जो ज़्यादा हीट होते हैं और उनका कारण क्या है। उनमें कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो ज़्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, जैसे कि बल्ब की अगर बात करें, जो पीली वाली बल्ब है जिसको इनकैंडेसेंट बल्ब कहते हैं, उसमें टंगस्टन होता है। टंगस्टन ज़्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट करता है जिसके कारण वो हीट भी ज़्यादा होता है। अगर मैं इलेक्ट्रिक हीटर की बात करूँ तो उसमें नाइक्रोम का इस्तेमाल होता है, वो नाइक्रोम भी क्या करता है, ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करता है जिसके कारण वो भी ज़्यादा हीट होता है। अगर मैं प्रेसिंग आयरन की बात करूं, जो पुरानी वाली प्रेसिंग आयरन थी उसमें माइका का इस्तेमाल किया जाता था, माइका भी ज़्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट करती है जिसके कारण वो ज़्यादा हीट होती है। तो कॉन्सेप्ट भी आपने समझ लिया, डेराइवेशन भी कर लिया कि H = VIT हो सकता है, H = I² RT हो सकता है, हीट किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ये भी आपने जाना। फिर आपने ये भी सीखा कि न्यूमेरिकल्स को कैसे हम पोटेंशियली हैंडल कर सकते हैं। तो अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और 10th की प्लेलिस्ट बनी हुई है फिजिक्स की, उसे जाके आप विजिट कर सकते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद, इसी तरह से मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा।